जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग ब्रह्मांड चैप्टर में तारों का जीवन चक्र पढ़ेंगे। तारों का जीवन चक्र यानी तारे का जन्म कैसे हुआ और यह इसकी मृत्यु कैसे होती है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तारा किसे कहते हैं। तारा किसे कहते हैं? तो जब हम आकाश में देखते हैं हम लोग, तो देखने के बाद जो पिंड दिखाई देते हैं और उसमें अगर प्रकाश है, खुद का प्रकाश है, तो उसे क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कोई भी आकाशीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य एक तारा है, उसमें खुद का प्रकाश है। यही पृथ्वी हमारी, यह तारा नहीं है क्योंकि यह इसका खुद का प्रकाश नहीं है और यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ठीक है, तो यह एक क्या है? ग्रह है। तो अब तारा में देखते हैं कि तारों का निर्माण किन तत्वों के मिलने से होता है। तारे का निर्माण किन तत्वों के मिलने से होता है? तो जो तारा है, देखिए तारा में आपका क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके बाद से फिर हीलियम। हीलियम होता है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, और नियान। ठीक है, और लौ वर्ग के तत्व होते हैं। कौन सा? लौ वर्ग के तत्व। तो ये चारों तत्वों को मिल करके तारा बनता है। ठीक है, ये लगभग 70%, हीलियम 28%, कार्बन यान 1.5% और लौ वर्ग के तत्व कितना होते हैं? 0.5%। ठीक है, इस तरह से एक तारे का निर्माण होता है इन तत्वों से। अब इसके बाद से पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मांड में आकाशगंगा, ब्रह्मांड की परिभाषा, उसके बाद से उस प्रमुख सिद्धांतों, विचारों को और आकाशगंगाओं को पढ़ा था। तो मान लीजिए कि ये क्या है? एक ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में किससे बनता है? इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ब्रह्मांड। ठीक है, उसके बाद से आकाशगंगाएं, फिर तारे। तो तारे से आकाशगंगा से ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ? तारे से हुआ। और एक आकाशगंगा में क्या होता है? 98% तारे होते हैं। कितना? 98% तारे और 2% धूल और गैस के कण होते हैं। ठीक है, और यही आकाशगंगा, देखिए अब हम जन्म पढ़ने जा रहे हैं, तारे का जन्म कैसे होगा। जब यही आकाशगंगा ब्रह्मांड में घूमती है, ये मान लीजिए कि ब्रह्मांड है और इसमें ये आकाशगंगा घूमती है ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या करती है? फिर ये गैस और धूल के बादल को प्रभावित, गैस और धूल के जो कण हैं इनको प्रभावित करती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? इसकी तीसरी भुजा में हाइड्रोजन के बादल बनने शुरू हो जाते हैं। किसके? हाइड्रोजन के बादल बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे हाइड्रोजन के बादल बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या बोला जाता है? जब हाइड्रोजन के बादल बनने लगते हैं तो इसे निहारिका कहा जाता है। निहारिका। ठीक है, अब तीसरी भुजा में ही क्यों बनते हैं? तो आप देखेंगे कि तीसरी भुजा जो है ऐसे घूर्णन करता है, तीसरी भुजा ही ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे हमारा फैन घूमता है तो इसकी 3 या 4 पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो बाहरी किनारा है पत्ती का, उस पर सबसे ज़्यादा डस्ट लगा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जब यहाँ पे बन गया आपका, क्या बोलते हैं? तीसरी भुजा में हाइड्रोजन के बादल बन जाते हैं और इसे निहारिका बोलते हैं। ठीक है, जिसे स्टेलर नेबुला यानी नेबुला भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नेबुला। तो ये जो है तारे का प्रारंभिक अवस्था है, जन्म का प्रारंभिक अवस्था है। एक तारे का जन्म का यह प्रारंभिक अवस्था है। और यहाँ से फिर क्या होता है? धीरे धीरे हाइड्रोजन के बादलों का जो है, बादल का स्वरूप जो है और बड़ा हो जाता है। बादल का स्वरूप और बड़ा हो जाता है और जिसके कारण इसके केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और बल लगने के कारण इसका स्वरूप थोड़ा छोटा हो जाता है। जो बड़ा अगर स्वरूप होता है, इसमें धीरे धीरे ये बड़ा स्वरूप हो जाता है, फिर इसका क्या हो जाता है? छोटा स्वरूप हो जाता है।
ठीक है। तो जो छोटा स्वरूप होता है तो इसे क्या बोला जाता है, आदि तारा। आदि तारा, क्लियर है, ये आदि तारा होता है। और इसके कण जब आसपास में सटने लगते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, भ्रूण तारा। जब इसके कण केंद्रित होने लगते हैं तो इसे भ्रूण तारा बोलते हैं। और यहाँ से, ठीक है, और जब केंद्र में संघनन होने लगता है, केंद्र में और ज़्यादा आपके जो हाइड्रोजन के कण आने लगते हैं तो आपस में क्या होते हैं, टक्कर खाने लगते, माने टकराने लगते हैं। और टकराने से क्या होता है, संलयन की क्रिया होती है। जब हाइड्रोजन के कण आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे के पास आते हैं तो संलयन की क्रिया होती है और दो हाइड्रोजन के कण मिल करके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के कण मिल करके क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस तरह से हीलियम का जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है संलयन क्रिया के द्वारा, तो फिर क्या होता है, अपार माने बहुत ज़्यादा मात्रा में विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है और प्रकाश निकलता है। और जब प्रकाश निकलने लगता है तो इसे क्या बोलते हैं, तारा कहते हैं, तारा। ठीक है, तो तारे का निर्माण आप लोग समझे कि तारा कैसे बना। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं घूमती हैं, इसकी दूसरी भुजा में हाइड्रोजन के बादल बनने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद से इसका स्वरूप थोड़ा बड़ा होता है तो केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जिसके कारण इसका स्वरूप छोटा हो जाता है, जिसे आदि तारा कहते हैं। और जब केंद्र इसका और संघनित होता है इसे भ्रूण तारा कहते हैं। और जब और संघनित होने लगता है तो इसके कण आपस में टकराने लगते हैं जिससे संलयन क्रिया होती है। यहाँ पे क्या होती है, संलयन की क्रिया। और संलयन की क्रिया के कारण यह क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है और हीलियम फिर अपार वहाँ से विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, इसे तारा कहते हैं। ठीक है, यह तारा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो यह लाल दानव तारा के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में, लाल दानव तारा। ठीक है, लाल दानव तारा। ठीक है, और लाल दानव तारे से कुछ समय बाद जैसे हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है, फिर हीलियम किस में बदलेगा, हीलियम आपका कार्बन बदलेगा, कार्बन लौह पदार्थ में बदलेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तारे की मृत्यु हो जाएगी और यह एक श्वेत वामन बन जाएगा, श्वेत वामन तारा। यानी यह मृत्यु की तरफ चला जाएगा और यहाँ से काला वामन में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद से एक ये तो पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन होता है यहाँ तारा से फिर क्या होता है, यहाँ एक बड़ा तारा जब बन जाता है, बड़ा तारा। ठीक है, बड़ा तारा बनता है तो बड़ा तारा बनने के बाद से इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट। और यह विस्फोट क्यों होता है, देखिए जब बड़ा तारा बन जाता है, जब इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बड़ा तारा बनेगा और इसके केंद्र में, इसके जो केंद्र हैं, ठीक है, ये केंद्र है, केंद्र में क्या हो जाता है कि हीलियम हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है। ठीक है, और हीलियम फिर किस में बदल जाता है, कार्बन में, और कार्बन फिर लौह पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, यानी यह लोहे से भर जाता है। ठीक है, लौह तत्वों से भर जाता है। इसके बाद से ये जो तारे होते हैं, तारों की 3 परत होती है। क्या होती है, 3 परत। ठीक है, 3 परत होती है, जैसे हमारी पृथ्वी की 3 परत होती है। ठीक है, क्रोड, उसके बाद से फिर मेटल और क्रस्ट, वैसे ही इसके भी तारों के भी 3 परत होती है। तो ये तो लौह पदार्थों से भर गया, लौह युक्त हो गया। और इसके बाद दूसरा जो परत है इसमें आकर्षण शक्ति लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे काम करने लगता है एक, और करने के कारण इसका खिंचाव किधर को होता है, फिर इस साइड में जाने लगता है, इस साइड में जाने लगता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, एक विस्फोट होता है, विस्फोट होता है। और इसमें जब विस्फोट होता है तो ये तीसरी को भी ध्वस्त कर देता है, तीसरे जो इसका परत है उसको भी ध्वस्त कर देता है। और इस तरह से इसका क्या होता है, एक केंद्रीय भाग माने एक बचा हुआ भाग जो विस्फोट से सुपरनोवा विस्फोट हुआ मान लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा कि एक छोटा सा भाग बच जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जब ध्वस्त होता है तो यहाँ पे सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट होता है। ठीक है, तो सुपरनोवा विस्फोट होता है। अब विस्फोट होने के कारण यहाँ पे न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। कौन सा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, और न्यूट्रॉन तारा बनने के बाद इसका केंद्र जब और संघनित होता है
ठीक है, केंद्र और संगति यानी इसका जो अपार द्रव्यमान है एक बिंदु पर टिक जाता है, एक बिंदु के रूप में बच जाता है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल, इससे प्रकाश भी क्रॉस नहीं कर पाता है। तो देख लिए कि कैसे दो रूपों में इसकी मृत्यु हो रही है। और इसी को यहाँ तक तो समझ में आ रहा था, लाल दानव तारा तक। इसके आगे जो इसकी मृत्यु हो रही थी श्वेत बामन के रूप में, न्यूट्रॉन तारा के रूप में और ब्लैक होल के रूप में, ये समझ में नहीं आ रहा था। और इसको सिद्ध किए या इसके बारे में जब खोज किए, ठीक है, और इसको सिद्ध किए हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर महोदय ने इसी को सिद्ध किया कि ये कैसे मृत्यु होता है। तो इन्होंने बताया कि जो ये सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य के द्रव्यमान से, क्या बोले, सूर्य के द्रव्यमान से अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 मास ऑफ सन अगर ज़्यादा होता है तो उसमें ये सुपरनोवा विस्फोट होगा। ज़्यादा होगा तो सुपरनोवा विस्फोट होगा, और सुपरनोवा विस्फोट होने के कारण यह फिर न्यूट्रॉन तारा में बनेगा, फिर ब्लैक होल में, ठीक है। उसके बाद बताया कि अगर 1.44 गुना, इस सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना कम होगा अगर द्रव्यमान किसी तारे का द्रव्यमान, तो वह लाल दानव तारा फिर श्वेत बामन में बदलेगा, श्वेत बामन से फिर काला बामन में बदलेगा, ठीक है। और इस तरह से ये जो बताए थे इन्होंने कि जो 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम से लेकर के 1.44 गुना ज़्यादा तक, इसी के बीच में सूर्य एक तारा माने कोई भी तारा, जिसे तारा कहते हैं, जिसे जो प्रकाशित करता है, ठीक है। तो इसी को 1.44 मास ऑफ सन को क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्लियर है। सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.44 गुना द्रव्यमान किसी तारे का ज्यादा है तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा और उस तरह से उसकी मृत्यु हो जाएगी, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, फिर ब्लैक होल में बदल जाएगा, ठीक है। अगर कम है 1.44 गुना कम है तो इसमें हाइड्रोजन हीलियम में, फिर हीलियम कार्बन में, फिर लौह पदार्थ में बदल करके ऐसे धीरे धीरे श्वेत बामन में, श्वेत बामन से फिर ये काला बामन में, और इस तरह से इसकी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये सूर्य का जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद से अमेरिका का एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा। जिसका क्या नाम है, नासा, यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1958 में। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। और यही नासा ने खोज किया था एक सबसे पुराने तारे का, कैप्लर 444 का, कैप्लर 444 का, जो कि सबसे पुराना तारा है, ठीक है, नासा ने ही खोज किया था। और इसके बाद से हम लोगों ने जो पढ़ा था कि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सबसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी के चारों तरफ एक ग्रह घूमता है जिसे प्रॉक्सिमा बी कहते हैं, प्रॉक्सिमा बी, इसका भी खोज किया गया है। तो प्रॉक्सिमा बी, इसको भी आप याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा बी, जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे के चारों तरफ परिक्रमा करता है, जैसे हमारी पृथ्वी के ही सदृश है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे तारों का जीवन चक्र समझा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।